कढ़ाई है जो जिसमें वो डाल कर पकाते थे उसे, अच्छा। गोश्त पकाते थे इसमें। और ये वो गट्टू हैं जिनमें सर था बच्चे। पाकिस्तान के दरिया खां इलाके में रहने वाली 24 साल की लड़की जिसका नाम सारा परवीन था, उसकी कैंसर से मौत हो जाती है। मौत के बाद दरिया खां के कब्रिस्तानों में उसे दफना दिया जाता है। अब लड़की का भाई जिसका नाम था एजाज हुसैन, वो अगले दिन अपनी बहन की कब्र पे फातिया पढ़ने के लिए जाता है। कब्र के पास जाने के बाद एजाज देखता है जैसे एक दिन पहले वो कब्र को छोड़ के गए थे, वो वैसी नहीं दिख रही थी। कब्र के आसपास उसकी मिट्टी फैली हुई थी। कब्र को देखकर लग रहा था कि कब्र के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। जैसे ही एजाज कब्र के पास जाकर उसे देखने की कोशिश करता है और जैसे ही उस पर हाथ लगाता है तो उसका हाथ अचानक से कब्र के अंदर चला जाता है। ये सब देखने के बाद एजाज जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी चीख सुनने के बाद कब्रिस्तान का चौकीदार उसके पास आता है। अब जैसे ही चौकीदार एजाज के पास आता है, एजाज उसकी कब्र खोदने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मना कर देता है। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो दोनों उस कब्र को खोदने लगते हैं। जैसे जैसे कब्र को वो खोदते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, वो और गहराई में जाते हैं। लेकिन जो वो देखते हैं उसे देखने के बाद उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कब्र बिल्कुल खाली थी, कब्र के अंदर उसकी बहन थी ही नहीं। अब ये सीन देखने के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है और आसपास के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान में कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई तांत्रिक जादू टोने के लिए कब्रिस्तानों से बॉडी निकाल लेता है, ठीक है। अब इसी चीज को देखते हुए लड़की की फैमिली वाले पास के ही पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं। अब पुलिस इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस के हत्थे कुछ नहीं लगता। इतना सब होने के बाद जब पुलिस अपने थाने में चुप बैठ जाती है और उनसे कुछ नहीं होता, फिर एक दिन एक शख्स उस पुलिस स्टेशन में आता है और जो वो पुलिस वालों को बताता है वो सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे कि ये क्या चीज है। वो शख्स जो पुलिस स्टेशन में आया था वो था उस कब्रिस्तान का चौकीदार। पहली बच्ची उन्होंने निकाली थी, ये सामने कब्र है, तो जिसको कैंसर था वो निकाल के ये घर पे ले गया। उन्होंने वहाँ उसको काट कर उसका गोश्त पकाया खाया। वो पुलिस वालों को बताता है कि आज से 1 साल पहले जब मैं रात को चौकीदारी कर रहा था तो कब्रिस्तान में एक नीम का पेड़ है और रात के टाइम जब मैं वहाँ नजर रख रहा था तो उस नीम के पेड़ पर मुझे एक शख्स दिखाई दिया। अचानक से वो शख्स वहाँ से कूदकर भाग गया। वो बताता है कि जब मैंने उस शख्स को पेड़ पर से कूदकर भागते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए मैं उसके घर तक पहुँच गया। जब मैं उसके घर तक पहुँच गया तो मैंने उस इंसान की पूरी डिटेल्स और पूरी छानबीन की और जब मैंने उनकी छानबीन की तो मुझे जो पता लगा वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। वो बताता है कि उस घर में 2 भाई रहते हैं और वो दोनों कोई इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक हैवान है। चौकीदार बताता है कि जब मैंने उनके घर पर नजर रखनी शुरू करी तो रात होते ही वो दोनों आग जलाकर अपने घर में कुछ करते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और जहाँ वो सोते हैं, जहाँ वो उठते हैं, जहाँ वो बैठते हैं, वो वहीं पोटी करते हैं और एक दूसरे की पोटी को आपस में खाते हैं। और ना ही तो वो कभी नहाते हैं और ना ही कभी वो धोते हैं। वो बताता है रात होते ही उनके घर से अजीब अजीब तरीके की आवाज आती है, कभी किसी के रोने की और कभी किसी के चिल्लाने की, जबकि उनके घर पर उनके अलावा कोई भी नहीं रहता था। पुलिस वाले चौकीदार से पूछते हैं कि तुम्हें उन दोनों पर शक क्यों है, तो वो बताता है कि सारा की मौत वाले दिन वो कब्रिस्तान में ही थे और उनके हाथ में कुछ हथियार थे जैसे कि फावड़ा या कोई कस्सी। वो उनको लेकर कब्रिस्तान में ही घूम रहे थे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि चलो उनके घर चलकर छानबीन करते हैं। तो उनके पड़ोसी उनको बताते हैं कि ये लोग रात होते ही बोरियों में कुछ चोरी का सामान लाते हैं और अपने घर में रखते हैं। एक पड़ोसी तो उन्हें बताता है कि एक रात मैंने इन दोनों को एक पॉलीथीन में हगते हुए देखा और उस पोटी को अपने शरीर पर उनको लगाते हुए देखा और उसी पोटी को वो लोग खा भी रहे थे। उनमें से बड़े भाई का नाम था फरमान अली और छोटे का नाम था आरिफ अली। पुलिस जैसे ही इनके घर पहुंचती है तो गेट खोलता है इनका पिता। जब पिता गेट खोलता है तो छोटा भाई सो रहा था
और बड़ा भाई किसी काम से बाहर गया था। इसके बाद पुलिस उनके घर में इन्वेस्टिगेशन करती है। छानबीन करने के बाद उनके घर में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उनके घर में एक कमरा था जिस पर ताला लगा था। जैसे ही पुलिस वाले उस कमरे के पास जाते हैं, वहां से एक बहुत ही बुरी बदबू आती है। एक ऐसी बदबू जैसे कि अंदर कोई लाश चल रही हो। उस ताले को खोलने के लिए बोलते हैं तो वो मना करता है कि मेरे पास इस ताले की चाबी नहीं है, और चाबी बड़ा भाई लेके गया है। इसके बाद पुलिस वाले के हाथ का चमाटा लगते ही वो उस गेट का दरवाजा खोल देता है। अंदर जाने के बाद कमरे के अंदर एक हांडी में कुछ पक रहा था, जो कि कुछ नॉन वेज जैसा लग रहा था। उसी के बराबर में एक कस्सी, एक कुल्हाड़ी, कुछ चाकू और एक खून से सनी कुल्हाड़ी पड़ी थी। वो कुछ ऐसे हथियार थे जैसे कि कोई कसाई वगैरह यूज करते हैं ना, वो कुछ ऐसे हथियार थे। पुलिस वाले बोलते हैं कि ये क्या है, तो वो बोलता है कि हमने रात को चिकन बनाया था, तो ये उसी का करीब बची हुई है। अब इसके बाद पुलिस वालों को वहाँ कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले जाने लगते हैं, उसकी नज़र एक चारपाई के नीचे जाती है, जहाँ पर एक बोरी पड़ी थी। जैसे ही पुलिस वाले उस बोरी को बाहर निकालते हैं और जैसे ही उस बोरी को वो खोलते हैं, जो अंदर वो देखते हैं, उसे देखकर वहाँ कुछ खड़े पुलिस वाले तो उल्टी भी कर देते हैं। उस बोरी में से एक लड़की की लाश निकलती है, जिसका एक पैर गायब था। वो लाश सारा की होती है, जो कि कुछ दिन पहले कब्र में से ही गायब हो गई थी। और जब पुलिस वाले फारूक से पूछते हैं कि इसकी एक टांग किधर गई, तो फारूक उस पतीली की तरफ देखता है। ये लोग उसकी टांग पकाकर खा रहे थे। इतना होने के बाद पुलिस वाले फारूक को गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले गए जाते हैं। अगले दिन फरमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले सही से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनसे सही से पूछताछ करने के बाद वो दोनों बताते हैं कि हम उस लाश को निकाल कर खा रहे थे। वो बताता है कि अगर तुम 2-4 दिन और नहीं आते तो हम पूरी लाश को खत्म कर देते। इसके बाद पुलिस उनका और भी बयान लेती है। वो बयान में बताते हैं कि वो 100 से ज्यादा लाशों को अब तक खा चुके हैं, जो कि वो अलग अलग कब्रिस्तानों में से लेकर आते थे और उनको खाते थे। वो उन्हें कुल्हाड़ी से काटते थे, उनके अलग अलग पीस करते थे और उन्हें उसी पतीले में पकाकर खा जाते थे। वो तो यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने तो छोटे बच्चों की लाश तक को खाया है। इसके बाद पुलिस वाले जब उनसे पूछते हैं कि तो तुम ऐसा क्यों करते हो, या तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लोगों को क्यों खाते हो, तो उन्होंने बताया कि अगर हम एक दिन भी मरे हुए इंसान को ना खाएं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। धीरे धीरे इन पे केस हुआ। केस होने के बाद जब इनको कोर्ट में पेश किया गया, तो जज भी एक बार को कंफ्यूज था कि मैं इनको सजा दूं तो किस चीज की दूं। ना ही तो इन्होंने किसी का मर्डर किया है और ना ही इन्होंने कोई जुल्म, तो मैं आखिर इनको सजा दूं तो किस चीज की दूं। जैसे तैसे जज उनको 2 साल की सजा सुना देता है और जैसे तैसे वो दोनों भाई 2 साल की सजा पूरी भी कर लेते हैं। जैसे तैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों भाई जेल में खाना पीना बिल्कुल नहीं खाते थे। वो अक्सर बोलते थे कि हमें इंसानी खून चाहिए, हमें इंसानी मीट चाहिए, हम इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। वो कभी कभार तो ऐसा रिएक्ट करते थे कि अगर उन्हें इंसानी खून या इंसानी मांस नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। 2 साल बाद आखिरकार वो छूट जाते हैं। जेल से छूटने के बाद 3-4 महीने बाद उनका कुछ पता नहीं रहता, लेकिन अचानक से एक रात किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मोहल्ले वाले उनके घर के पास जाते हुए डर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे वो पुलिस वालों को कॉल करते हैं और पुलिस वालों को वहाँ बुलाते हैं। और जब पुलिस वाले उनके घर के अंदर जाती है, जो मंजर वो वहाँ देखते हैं, उस मंजर को देखने के बाद पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जैसे ही एक सिपाही अंदर जाता है और वो चिल्लाता हुआ बाहर आता है, कुछ पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है, जनाब अंदर एक पतीले में एक बच्चे का सिर उबल रहा है। और सारे पुलिस वाले जब अंदर जाते हैं और वो सीन देखते हैं, तो कईयों को तो वहां पर उल्टी आ जाती है। तो इसका मतलब तो ये था कि जेल से छूटने के बाद भी ये दोनों लगातार लाशें कब्रों से निकाल रहे थे, उन्हें खा रहे थे। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं उनसे कि
इस बच्चे का बाकी का शरीर कहाँ है, तो वो बताते हैं सर इस बच्चे का बाकी शरीर तो हम पहले ही खा चुके हैं और बाकी का शरीर यानी कि सर वो आज हम खाने वाले थे, लेकिन बीच में आप आ गए। तो पुलिस वाले उनको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद, कोर्ट में ले जाने के बाद मसला वही बैठता है कि इन दोनों को सजा दी जाए तो क्या दी जाए, क्योंकि ऐसे जुल्म का कोई कानून ही नहीं बना था कि जिससे कि इन दोनों को सजा दी जाए। तो कोर्ट बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इन दोनों पर एंटी टेररिस्ट का मुकदमा ठोकती है, क्योंकि इन दोनों ने पूरे आवाम में एक डर का माहौल पैदा कर दिया था। तो इस वजह से इन दोनों पर एंटी टेररिस्ट का मुकदमा ठोक दिया जाता है और 12 साल की इनको सजा कर दी जाती है। अब 12 साल पूरा होने के बाद पता लगेगा कि ये दोनों फिर से अपनी यही हरकत शुरू करेंगे या 12 साल में इनमें कुछ सुधार आया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, अगर ऐसी ही वीडियो तुमको देखना पसंद है रियल क्राइम के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।